What about the female riders? How KTM is looking at the female riders? Because mostly female riders are growing in India. So how they are approaching the female riders कि उनके लिए ये बाइक कैसे रिकमेंड किया सकती है? मेरा नाम ऋषभ है और I'm a pro बाइकिंग एडवाइजर KTM में पिछले 5 सालों से देख। ओके यहाँ अच्छा। इंजन के अंदर जाके वो सर्कुलेट होता है तो जब हम गाड़ी से रनिंग हालत में रहती है तो जब वो चलती है तो हवा पड़ती है। 24 और 2025 में क्या डिफरेंसेस आए हैं इसमें जो नई 390 आई है अभी? सबसे पहले बात करते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खबरें अब तक। आज है दोस्तों 13 अक्टूबर 2025। आज मैं अपने फ्रेंड के बाइक डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। उसने ली है KTM ड्यूक 390 नेकेड वर्जन जो 2025 मॉडल है, 3rd जनरेशन नया है। तो चलते हैं उस बाइक का रिव्यू करते हैं, देखते हैं उस बाइक में, उस मशीन में क्या क्या नई चेंजेस है। वैसे तो बहुत ब्रूटल और रॉ पावर है उस मशीन में और बेहतरीन बाइक है वो। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं शोरूम पे, फिर वहाँ पे आपको सारी चीज़ अपडेट करते हैं। हेलो, मेरा नाम ऋषभ है और I'm a pro बाइकिंग एडवाइज़र KTM में मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ। और जो हमारी लोकेशन है KTM चौक है हमारी। जब आप इधर से दुबग्गा साइड से आते हैं तो भी आपको इधर ही लाल मस्जिद के सामने हमारा शोरूम मिलता है, बजाज के जस्ट ऊपर। और आप इधर साइड से अगर चौक साइड से आ रहे हैं तो भी आपको इधर ही रॉयल फील्ड के जस्ट सामने हमारा शोरूम है। बाकी आप देख सकते हो ब्रांड न्यू 390 हमारे सामने खड़ी हुई है। और बाकी इसमें क्या क्या फीचर्स है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें अपग्रेड्स होकर नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एंड 2024 और 2025 में क्या डिफरेंसेस आए हैं इसमें जो नई 390 आई है अभी? सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। तो लुक्स आप देख सकते हो बिल्कुल चेंज है, फ्रेमवर्क बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने। Okay. आप देख सकते हो लाइक पहले जो आपका फ्रेम आता था वो पूरा एकदम कंबाइंड फ्रेम था। अब आपको स्प्लिट रिलीज फ्रेम मिलता है जो कि अलग अलग आपको देखने को मिलता है। इसमें जो आपका ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको। पहले जो हमारे यहाँ पे आप देखते तो काउल वगैरह आता था, बट ये आप ये देख लो ना, ये आपका फ्रेमवर्क है, ये आपका काउल नहीं है, आपका पूरा मेटल है। अच्छा, so guys, this is metal is not, हाँ, this is like the big changes in 2025 variant. पहले लगता था पैनल है, कंपनी पैनल ही आपको पूरा मेटल दे रही है। साथ ही साथ सीट हाइट का पहले लोगों का इशू रहता था कि सीट हाइट बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली अब इसमें सीट हाइट रेस में रिडक्शन कर दिया, आपको सीट हाइट बहुत अच्छी कर दी है, फ्यूल कैपेसिटी आपकी बढ़ा दी है, फीचर्स इन्होंने इनहेंस कर दिए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें स्विंग आर्म वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। ये सबसे बड़ा चेंज लोग पूछते हैं कि ये क्यों कर दिया है कि साइड में सस्पेंशन दे दिया। तो हाँ, बाइक्स में आपने देखा होगा कि जो भी एक्चुअली ये इसलिए दिया गया है कि जितना ग्राउंड क्लियरेंस और ये बाइक की सीट हाइट को कम वो कर सकें, इसलिए दिया गया है। आपका साइड माउंटेड आपको बोलते हैं सस्पेंशन मोनोशॉक। ओके, फ्रंट में आपका 320 mm का दे दिया है। तो इज इट मोनोशॉक कैन बी एडजस्टेबल और जस्ट लाइक कि एडजस्टेबल है, राइट? The monoshock is adjustable. So my question is कि अगर if any professional person is doing like drift racing, yesterday we have went some event in the Econo Stadium. There people are doing the drift racing on Yamaha and Kawasaki bikes. So if any person comes with the KTM bikes and all, they are doing the drift like this. So is it a preferable bike to do the drift racing or is it for the commuter based only? इसमें एक आपको फीचर मिलता है जिसको बोलते हैं सुपर मोटो ABS। रियर व्हील के ABS आप बंद कर सकते हैं, जिसके वजह से आप इसमें आपको ड्रिफ्टिंग वगैरह आपको करने को मौका मिल जाएगा। इसमें डुअल चैनल ABS हमारा आता है बाइक में, बट KTM आपको एक सुपर मोटो ABS मोड देता है जिसमें आप रियर व्हील का ABS बंद कर देंगे, जिसकी वजह से ड्रिफ्टिंग आप करना चाह रहे हैं या क्या बोलते हैं बर्नआउट वगैरह मतलब थोड़ा सा करना चाहते हैं तो वो सब इजीली कर सकते हैं। ओके, इट विल बी लाइक वेरी सेफ कि वो सारी चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ओह, दैट्स कूल। अच्छा, दिस इज गुड। मतलब आई थिंक दिस बाइक इज रैंक बिटवीन द ADV एंड द नेकेड वर्जन, राइट? यस, meanwhile between the right it's a naked version, right? Okay, oh, that's good. And it's a new color, black color. Yes. Okay, now comes to my point which many Indians are very confusing. What is this E20 and what is this E10? Yes, this is a very genuine question in 2025. Many of the peoples and the users and the biker, they are asking what is this E20 and what is the difference? Like some people, let me finish and let me tell you, some people have in the past also they have already like कि मैंने कभी E20 डलवाया तो मेरी गाड़ी के पिस्टन ख़राब हो गए या गाड़ी के प्रॉब्लम आने लगी। बाद में सर्विस सेंटर में भी दिखवाया तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये क्या है, क्या चीज़ है, ये आप बताओ। E20 ये चीज़ बोलते हैं कि जो हमारा फ्यूल आ रहा है धीरे धीरे वो एथेनॉल में कन्वर्ट होगा, बट अभी हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। E20 इसको बोल रहे हैं कि जिसमें 80% आपका फ्यूल रहेगा, 20% आपका एथेनॉल रहेगा। बट इसमें आप देखिए अभी मैं भी बाइक यूज़ करूँ तो आप एक मतलब आप पेट्रोल डलवाइए। जैसे आप कुछ लोग होते हैं कि कभी आपको नॉर्मल पेट्रोल मिला, आपने वो डलवा लिया, कभी आपने पावर डलवा लिया, तो उससे मिक्स होकर थ्रोटल बॉडी में दिक्कत आनी होती है। तो आप एक होता है एक ही पेट्रोल डलवाइए। तो E20 हमारा धीरे धीरे आप फ्यूल वैसे भी गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियाँ आगे चल के ऐसा नहीं कि इंजन वाली गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ वो कुछ नहीं, धीरे धीरे एथेनॉल की बेसिस पे आनी। तो अभी एक तरह से टेस्टिंग चल रही है कि अभी 20 है, E30 भी आएगा, E40 भी आएगा धीरे धीरे फ्यूचर में। बट इससे क्या पावर पे कुछ असर
पावर ड्रॉप एंड ऑल कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब पावर ड्रॉप आपको बिल्कुल फील नहीं होगी, काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये मैं समझूँ एज ए लेमन लैंग्वेज में, जैसे कि अभी एज अ फॉदर इन पास्ट टाइम नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, तो नाइट्रोजन इज लाइक ड्राई वेट एयर एंड वो था, वो ड्राई एयर था, वो नॉर्मल हवा होती थी, उसमें वो कॉम्बिनेशन बढ़ जाता था। नाइट्रोजन में कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ता था, आपने जो फिट करवाया वो उसी में रहता था। ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा है। E20 अब धीरे धीरे हम लोग एथेनॉल पे आए। अच्छा, अभी ये एक्सपेरिमेंट बेस पे चल रहा है अभी। E20 E30 आएगा, E40 आएगा, धीरे धीरे पेट्रोल वो देखा जाएगा ना कि इंजन कैसे हैबिचुअल हो रहे हैं, हैबिचुअल हो रहा है। E20 पे हैबिचुअल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कितने टाइम तक चल रही है गाड़ियाँ, तो क्या क्या दिक्कतें आई वो सब सारी देखी जाएगी। E20 फ्यूल पे इस पे हीटिंग का क्या है, किस लेवल तक का है इसमें, अगर हम शूट करते हैं? ये जो आपका रेडिएटर यहाँ पे दे रखा है, ये आपके ट्विन फैंस के साथ आता है, कर्व रेडिएटर। अच्छा, आपका डिजाइनिंग के लिए नहीं है, आपका इसमें दिया गया है कि आपकी जितनी होगी इसमें डुअल रेडिएटर आपका देगा। मतलब मोस्टली बाइक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल फैन के साथ आता है। अच्छा, इसमें आपको डुअल फैन देखने को मिलता है। ओके, डुअल फैन और टेम्परेचर को थोड़ा सा मनूवर करता है और मेंटेन करके रखता है। अच्छा जी, ओके ओके। कूलिंग का इसमें कोई, देखिए कूलिंग के लिए हम जितनी पावर आप हाई सीसी गाड़ियाँ लेते हैं तो कूलिंग का तो उनमें रहता ही है कि मतलब थोड़ी हीटिंग करती है, जब आप भगाते हो तो हीटिंग का रहेगा ही। राइट राइट, हाँ, आपका फैन चल रहा है टाइम टू टाइम तो कोई इशू नहीं है। आप गाड़ी कुछ भगा रहे हो, फैन चल रहा है तो नॉट अ बिग इशू। अच्छा, लेकिन अगर गाड़ी चला रहे हो, फैन मतलब हीट कर रहे हो, फैन नहीं चला तो आपके लिए इशू, दैट इज ए इशू। हाँ, एक इसी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है। यस्टरडे एक इवेंट पे हम लोग गए थे, वहाँ पे एक घटना हुई थी। सम पर्सन दैट गाय परचेज कावासाकी निंजा, कॉस्ट अराउंड 15 लाख रुपीज 6 आवर, एंड उन्होंने खड़े करके जो है 15 मिनट्स तक नॉन स्टॉप थ्रोटल दिया। आफ्टर दैट वहाँ पे क्या हुआ, उस बाइक में आग लग गई। तो मुझे एक कंसर्न बताओ, क्योंकि अब बहुत सारे बाइकर्स हैं, दे आर सुपर बाइकर्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियर्स हैं जो आजकल बाइकिंग इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। तो एक कंसर्न मेरा ये है कि एक नॉर्मल रेंज में किस आरपीएम लेवल तक, किस रेंज तक हमें जो है थ्रोटल लेनी चाहिए? देखिए, पहली चीज जो आपने बताया ना 15 मिनट तक, तो पहली चीज वो नहीं करनी चाहिए। वो आप दिखावे में कर रहे हो चीज, हाँ, तो गाड़ी की आप केयर ही नहीं करो। पहली चीज रेनिंग वगैरह जो आप कभी देखते हो तो नॉर्मल रेनिंग आपको करने वार्म अप के लिए करते हैं। राइट, आपने गाड़ी खड़ी रखी, थोड़ी देर आपने वार्म कर लिया तो वो हो गया। हाँ, 15 मिनट तक करे तो इंजन में लोड पड़ रहा है ना आपका। एग्जैक्टली। आपको जो पाइप, आपके बेंड पाइप लगे तो वो भी बहुत ज्यादा उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन आप उनको 15 मिनट के लिए उन्होंने बनाया नहीं है। वो आपके रनिंग के लिए नहीं, इसलिए ज्यादा कि आप 15 मिनट उनको होल्ड रखो तो उसको गाड़ी हीटिंग करेगा। बेंड पाइप थोड़ा सा वो भी मैटर। अब इसका मैं एक चीज बता दूं, हाँ, तो आपने एक चीज पूछा, बोला ना कि क्या कहते हैं रेडिएटर, वो क्या कहते हैं जब वो थ्रोटल दे रहा था, हाँ, आग लग गई, वो क्यों लगी थी मैं बताऊं आपको। हाँ, ये जो इसमें फिंच दी रहती है, हाँ, इसमें 2 फिंच होती है, हाँ, एक ट्यूब टाइप होती है, ओके, और एक फिंच टाइप होती है। फिंच टाइप, हाँ, एक फिंच और एक ट्यूब होती है, ठीक है। और इसके आगे वो लगा रहता है। इसमें जो फिंच होती है उसमें से क्या कहते हैं आपका जो कूलेंट होता है वो सर्कुलर होते हैं इधर से, ओके, यहाँ अच्छा इंजन के अंदर जाके वो सर्कुलेट होते हैं। तो जब हम गाड़ी से रनिंग हालत में रहती है तो जब वो चलती है तो हवा पड़ती है उसमें, और फैन घूमता है। तो फैन क्या करता है कि जो बाहर की हवा होती है उसको अंदर घसीट के वो उसको ठंडा करता है, ताकि वो जो सर्कुलेट हो रहा है वो ऑयल ठंडा होकर वापस इंजन पे जाए ना। राइट, टेम्परेचर उसका बना रहे। राइट, क्या करते हैं जैसे खड़े खड़े दे दिया आपने, एक्सीलरेटर दबा रहे हो, हाँ, गाड़ी चल नहीं रही है, हवा मिल नहीं रही है, राइट, तो वो खाली पंखे के भर पे ही घूम रहे हैं ना। हाँ, तो इस वजह से जो गाड़ियों में कूलेंट लीक होते हैं वो इसी कारण से लीक होते हैं। इसी कारण से बस मेन कारण ये गाड़ी का होता है, बेंड पाइप वगैरह जो एग्जैक्टली हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा, कूलेंट आप देख रहे हैं ना, ये खाली ये ऊपर का नहीं दिया हुआ है। हाँ, कि आप बोलोगे इधर से जो इसकी जो कूलेंट की जो पाइप गई हुई है वो इंजन के अंदर से गई हुई है। लाइक इफ आई टॉक लाइक इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि वो पूरा रोटेट होता रहता है ऑयल इसके अंदर कूलेंट जाने के बाद में, फिर आपका पूरा इंजन में घूमने के बाद में फिर वो निकलता है, जो आपके इंजन की जो गर्माहट होती है उसको ठंडा करके फिर वो वापस आता है, फिर वो ठंडा करता है। ये है मेन कारण, ये कारण है। तो ये चीज़ तो अच्छा ये एक कंसर्न ये है कि मान लो विंटर्स है और मान लो गर्मियाँ हैं, जनरली लोगों को मैंने देखा लोग चलते हैं, चाबी घुमाई, स्टार्ट किया, लेके चल दिया। इसका क्या प्रोसीजर है ये बताओ, पैटर्न, अगर आप मोस्टली ड्यूरेबल फॉर हाई सीसी बाइक्स पे जा रहे हो सेगमेंट में। गाड़ी में आता है फ्यूल पंप जिसको बोलते हैं, एफआई गाड़ियां होती हैं, हाँ, वो आप जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको साउंड सुनाई देती होगी टैंक से, वो आपको साउंड में तुरंत आपको थ्रॉटल ये मतलब आपको स्टार्ट नहीं कर देना है जब तक वो साउंड आपकी खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद आपको किल स्विच आपका स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके गाड़ी आपको छोड़ देनी है। कुछ गाड़ियां जैसे हमारी जो नॉर्मल बाइक्स होती है मेन स्टैंड आता है जिसमें, जैसे आपके पास पेडॉक वगैरह, पेडॉक, राइट, आप कोशिश करिए गाड़ी को ऐसे स्टार्ट करिए, ऐसे स्टार्ट करके आप बैठ के आप गाड़ी ताकि जो इंजन ऑयल है आपका वो पूरा ऊपर तक आपका आ जाए। राइट, ठीक है, ऐसे आप करोगे तो ऐसे, लेकिन ये है कि इंजन ऑयल आपका ऐसे रहेगा, बहुत ज्यादा सही नहीं होगी चीजें, सही नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आप जब भी वो करें और थोड़ा सा रोक दे गाड़ी को 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट बहुत हो गया,
और 2-3 मिनट के लिए आप गाड़ी उसको रोक दें, वार्म अप हो जाए, फिर उसके बाद आप गाड़ी भगाएं। तो इससे इंजन की रिलायबिलिटी और इंजन थोड़ा सा सही आपका रहेगा। अच्छा, अब नाउ आई एम कमिंग टू द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के बारे में, ये गाड़ी जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है इज़ ए वेरी वेल क्लास टूरिंग मोटरसाइकिल, राइट? एक्चुअली इसको नेकेड स्ट्रीट फाइटर मतलब नेकेड बाइक बोल सकते हैं। हाँ, नेकेड है। आप इससे कर सकते हैं। हाँ, मतलब लाइक मैं इसको मानो 50% फॉर द टूरिंग एंड 50 फॉर द सिटी यूज, राइट? बट इफ यू गो फॉर द टूरिंग पर्पस इट विल बी हाँ कंफर्टेबल एंड सस्टेनेबल फॉर द टूरिंग, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताओ, एक बार में अगर मैं इसे ऑयल पेट्रोल फिल अप कराया, अगर हम एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, सपोज को इफ आई वांट टू गो द चंडीगढ़, लाइक 3-4 एक्सप्रेस वे रास्ते में पड़ते हैं, तो कितने किलोमीटर तक मुझे इसको नॉन स्टॉप लेके चलना चाहिए, कितने दिन बाद हॉल्ट लेना चाहिए, किस तरीके का इंजन है ये? इट्स लाइक क्वेश्चन मतलब समझ लें, इट्स लाइक कन्वेंशन इंजन और रेस प्रो इंजन, और इट्स लाइक कि एक होता है लाइक आपने देखा होगा होंडा में DOCC टेक्नोलॉजी यूज होती है। हाँ, डुअल इस तरह का। तो ये किस टाइप का इंजन है और क्रैंक शिफ्ट किस तरीके की है इसकी? सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा KTM का जो थीम उनका जाना जाता है रेडी टू रेस की। रेडी टू रेस, ओके, इंजन है आपका, ठीक है। इनके जो आपका कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। हाँ, एक एयर कूल्ड इंजन आता था, हाँ, एक लिक्विड ऑयल कूल्ड आता था, हाँ, और एक आता है अभी लिक्विड कूल्ड जो इंजन आता है, आप इसको नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर भी चला सकते हो। नॉन स्टॉप 1000 क्या 15 भी चला सकते हो आराम से इसको। आप इसको बस आप जैसे आप भी गाड़ी थक जाएगी, जैसे बोलते हैं ना कि आप थक जाओगे गाड़ी नहीं थकेगी। हाँ, अच्छा, आप इसमें 5 मिनट का ब्रेक लोगे ना, थोड़ी देर में फैन चल के वो टेम्परेचर बराबर कर देगा आपका। ओके, टेम्परेचर, इसीलिए वो डुअल फैन दे रखे हैं कि टेम्परेचर जल्दी से कूल डाउन हो जाए और आप चीज़ों को। 90cc सेगमेंट में आपको डुअल फैन। हाँ, और आपको साइड विंग्स में इसमें क्या हीट फील होती है, लाइक जैसे रॉयल एनफील्ड पे आप चलाओ या कुछ चलाओ? हाँ, राइट, इसमें फील होता है क्या? इसमें साइड में फील होती है हीट? एक्चुअली ये देखिए जो आपको ये एरोडायनामिक्स पैनल वगैरह दे रखे हैं ना, तो थोड़ा इसमें आपका रिडक्शन हो जाता है सब चीज़ों से, क्योंकि विंग्स वगैरह उसी लिए दिए गए हैं कि जब आप जाओगे तो एरोडायनामिक्स बिल्ड को काटते हुए थोड़ा सा वो चीज कंफ्यूजन इसमें दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वो हीट करेगी। आप जहाँ आपने तो मतलब ये जब हम बाइक को आइडियल कंडीशन में रखेंगे तो हीट करेगी, कि रनिंग कंडीशन में भी आपको वो हीट फील होगी? जब आप ज्यादा मतलब चला लोगे कुछ ज्यादा स्पीड तक या कुछ ज्यादा रनिंग कंडीशन में हीट करेगी। रनिंग कंडीशन में करेगी, तब तो फिर एक वो प्रैक्टिकल सी बात मेरे माइंड में आ रही है। 1000 किलोमीटर रनिंग में तो फिर हमें फील हो सकता है। मैं आपने क्या बोला था, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ, कि एक लिक्विड कूल्ड, ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड, राइट, ये पहले तीन चलते थे। राइट, एयर कूल्ड आता था, फिर लिक्विड कूल्ड आया, राइट, ऑयल कूल्ड आया, फिर लिक्विड कूल्ड आया। तो ऑयल कूल्ड तो वो भी हवा से ठंडा होता था, हाँ, और जो एयर कूल्ड था वो भी हवा से ठंडा होता था। अब ये क्या लिक्विड कूल्ड है, ये आपके इंजन को कूलेंट पड़ा हुआ है, कूलेंट्स के थ्रू भी। अच्छा, कूलेंट का कैटेगरी कौन सा? .3, .4, .5, एनी आइडिया? सर इसका आइडिया नहीं है, तो वर्कशॉप वाले जो अपने हिसाब से। अच्छा, वर्कशॉप सर्विस में बताएंगे, बट यूजुअली इसमें कौन सा कैटेगरी के कूलेंट इसमें पड़े हुए हैं? ओके, मतलब इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, ये जो इसमें चेन पड़ी हुई है, ये क्रॉस लॉक चेन है कि डुअल लॉक चेन है? ये डुअल लॉक वाली आती है आपकी। ये डुअल लॉक चेन है एंड ओके, ये आपकी डुअल लॉक है। ये किस ब्रांड की है ये? अभी ये सर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग आती है सारी, जो भी आती है वो उसमें। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। एंड और क्या इसमें स्पेशल है जो 2025 की USP हो, जिसको कह सकते हो कि हाँ इस समय अगर आप ले रहे हो तो ये चीज़ आपको इसमें मिलेगी जो पहले नहीं आती थी? पहले नहीं आती थी, वो सबसे प्लस पॉइंट इसका क्रूज कंट्रोल। अच्छा, वो क्या है? क्रूज कंट्रोल आप जब बताया ना, जैसे आपने कि टूरिंग के लिए आप ले सकते हो, तो एग्जैक्टली प्लस पॉइंट है। जैसे क्रूज कंट्रोल का बटन है आपका, ये प्लस माइनस के लिए आपको, जैसे आप देखा कि आप काफ़ी रोड आपकी एकदम ब्लैंक है, कोई आपको नहीं आ रहा है रास्ते में, तो आप इसको 60, 70, 80 पर आराम से क्रूज कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल लगा के एक हाथ मतलब जो एक्सीलेटर आपका हाथ है वो फ्री हो गया, बिल्कुल आपकी गाड़ी इजीली चल रही है। अच्छा, तो आप प्लस माइनस आप देख रहा है कि अभी भी कोई नहीं आ रहा, तो आप से प्लस माइनस करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इससे। अच्छा, इट इज रडार बेस्ड क्रूज, इट इज जस्ट नॉर्मल बेस। एक होता है एडॉप्टिव क्रूज, जैसे आपने एक सेट कर दिया 80 की रफ्तार में, आगे वाली गाड़ी जो है वो सपोज करो चल रही है 60 की रफ्तार में, और आप उसके पीछे चल रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक डाउन होकर रोकेगी कि हमें ब्रेक रोकना पड़ेगा? आपको रोकना पड़ेगा। अच्छा, यानी ये मेमोरी बेस में कह सकता हूँ, वापस अगर मैं उस बटन को पुश करता हूँ तो वापस वो प्ले स्पीड पर चली जाएगी। हाँ, वो वापस वहाँ पे क्या चली जाएगी। हाँ, मैं समझ गया, वही जैसे जिस कार में जैसे आजकल वो रडार के लिए भी चल रहा है, एडास में चल रहा है कि आप गाड़ी अपने आप रुकती है, अपने आप जैसे आपने इंडिकेटर दिया लेफ्ट का तो अपने आप वो ओवरटेक कर आगे निकल जाता है।
अच्छा, इंडिकेटर भी क्या जो इसमें चारों चलते हैं हजार्ड में? पहले कंपनी ये करती थी, वो करते थे कपलर वो लगाते हैं। हाँ हाँ, कंपनी सबसे चीज ये हमारी हर बाइक में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, 60 से लेके 200, 250, 390 में सब में देखने को मिला कि हजार्ड प्रेशर कंपनी खुद से दे रही है। कंपनी खुद से दे रही है। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फीचर। अच्छा, हजार्ड का यूज़ कब और कहाँ करना चाहिए मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ। नाउअडेज इफ यू रोम इन द सिटीज़, बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे तो सिटीज़ में भी हजार्ड ट्रैफिक में भी चलाते हुए चलते चले आते हैं। उनको ये नहीं पता कि हजार्ड का एक्चुअल रोड यूज़ क्या है। तो वो मुझे आप बताओ क्या है इसका एक्चुअल रोड। हजार्ड लोग जैसे आप विंटर्स की राइड वगैरह करते हैं, तो जैसे विंटर्स में लोगों को गाड़ियां दूर तक नहीं दिखती, तो हजार्ड एक आपको इंडिकेट करता है कि आगे कोई गाड़ी चल रही है। हाँ हाँ, आप कहीं साइड पार्किंग कर रहे हो, हाँ हाँ, तो हाईवे पे आप करते हो तो बड़े बड़े ट्रक्स चलते हो, उनको तो नहीं दिख रहा हो, तो स्पीड में बहुत ज्यादा चलते चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, साइड इंडिकेट करते हो तो उनके इंडिकेशन मिलता है कि हाँ साइड में गाड़ी करी, मेरे को थोड़ा सा स्पीड स्लो करके या थोड़ा सा उनसे साइड हटके मेरे को निकलना है। जैसे आप राइड वगैरह करते हो तो थोड़ा सा उसमें भी चीज़ें रहती हैं, इंडिकेटर यूज कर देते हैं। ओके ओके ओके। और ये एलईडी लाइट बाई डायरेक्शनल है क्या है? एलईडी लाइट्स में टेक्नोलॉजी कौन सी, बाई डायरेक्शनल है कि फुल कंप्लीटेड डुअल एलईडी सेटअप है? डुअल एलईडी सेटअप है। डुअल एलईडी सेटअप है, बाई डायरेक्शनल नहीं है? नहीं, इसमें आपको ये डीआरएस दे रखे हैं अलग से, बाकी अच्छा, आपका डुअल सेटअप है आपका एलईडी का। एंड सस्पेंशन इज एडजस्टेबल और जस्ट लाइक आपका डैम्पिंग और रिबॉन्ड 5 क्लिक आते हैं, यूएसडी फोर्स आपको मिलते हैं WP एपेक्स के 43 mm के। ओके, 43 mm ये ओनर हैं भैया, बधाई हो आपको। यंगस्टर ऑफ एक खुशी होती है इंडिया में कि यंगस्टर को जो है एक अच्छी सुपर बाइक जो है ओन करते हुए देखते हुए। हाँ, और ऋषभ ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया हम लोगों को। ठीक है, हाँ, गुड यार, मजा आएगा तुम्हारी बात। बधाई हो भाई, बहुत अच्छा बताया। और मेरे को सबसे बढ़िया इसमें एक इसका क्रूज कंट्रोल और दूसरा ये एडजस्टेबल जो शॉकर है, राइट, ये सही लगा मेरे को। और बाकी जो कलर है, जो ये चीज़ें हैं। और मैं अभी एक चीज़ और बोलूँगा जो अभी आज के समय में ट्रेंडिंग है, व्हाट अबाउट द फीमेल राइडर्स, हाउ KTM इज लुकिंग एट द फीमेल राइडर्स, बिकॉज मोस्टली फीमेल राइडर्स आर ग्रोइंग इन इंडिया, तो हाउ दे आर अप्रोचिंग द फीमेल राइडर्स की उनके लिए ये बाइक कैसे रिकमेंड की जा सकती है? उनके लिए थोड़ा सा ये कि बस पावर हैंडलिंग थोड़ा सा जरूरत है, क्योंकि पावर हैंडलिंग 390 मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, वो स्टार्टिंग करें 200 से करें, 250 से करें। हाँ, 390 थोड़ा सा ओवर पावर, क्योंकि अभी लोग कंट्रोलिंग यहाँ राइट रॉ पावर है, राइट, लोगों को भगाना है, राइट, कंट्रोलिंग नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि 390 में उनसे कहूँगा 250 या 200 से स्टार्टिंग, 200 से सही, थोड़ा सा हैबिचुअल होगा पावर को, लेकिन हाँ, KTM जो रॉ पावर आपको देता है, इनिशियल पावर के लिए KTM जाना चाहता है। राइट 390 नहीं 250 या 200 करूंगा। बाकी आप अगर आप पहले से बाइक चला रहे हो, थोड़ा सा जान रखा तो 390 ले सकते हो, नो डाउट 390 ले सकते हो। अच्छा, KTM आपकी कंपनी कुछ कैंपिंग या कुछ ऐसा भी चलाती है जो राइडर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हो इन इंडिया कहीं भी, दिल्ली NCR, लखनऊ, मुंबई, बैंगलोर? ट्रेनिंग मतलब ये नहीं, लेकिन हमारी कंपनी जो आपको इवेंट्स वगैरह कराती है, जिसको हम प्रो एक्सपी बोलते हैं। अच्छा, प्रो एक्सपी बोलते हैं, ओके। एडवेंचर रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट, जैसे हमारी सीरीज एडवेंचर, उसमें भी रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। हाँ, हमारी ड्यूब से रिलेटेड आपके अर्बन स्केप जो मंथली हमारी राइड्स होती है वो होते हैं। राइट, साथ ही साथ हमारा RC कप होता है, जिसमें आप RC सीरीज में हमारी आती है, इसको लेके भी आप RC कप का एक इवेंट होता है, वो भी कंपटीशन करते हो। तो हमारी ऐसा नहीं है कि गाड़ी बेच दिया सब कुछ खत्म। हाँ, हमारी KTM आफ्टर द सेल, मतलब आफ्टर आप परचेज करते हैं तो उसके बाद हमारे इवेंट्स रहते हैं, आप कवर कर सकते हो। तो प्रो एक्सपी हमारा एक ऐसी साइड है, KTM जाके उसको आप राइड्स वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे ये हमारे भी नए कस्टमर है, निशांत बने हैं, तो ये ग्रुप ऑफिशियल ज्वाइन करके ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे इवेंट आएगा इनको पता चल जाएगा, मैं इनको ग्रुप में भी ऐड करवा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे के इवेंट्स के बारे में इनको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक्स ए लॉट।